नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं जानता हूँ आप लोगों को मुझसे काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं, लेकिन क्या करूँ, घर परिवार की जिम्मेदारियाँ भी होती हैं और कुछ आजकल जो शादी ब्याह का सीज़न भी चालू हो चुका है ना, तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था। तो मुझे पता है कि मुझे मेरे फैमिली वाले काफ़ी ज़्यादा गालियाँ दे रहे होंगे, लेकिन प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। चलिए आते हैं कहानी पर। वैसे मैं ये पूछना तो भूल ही गया कि आप कैसे हैं, लेकिन मैं हमेशा भगवान से ये दुआ ज़रूर करता हूँ कि आप लोग जैसे भी हों बहुत अच्छे हों। कहानी पर आते हैं। ये कहानी दो भाइयों की है, सुमित और निरंजन की। निरंजन बड़ा भाई और सुमित छोटा भाई। सुमित भोपाल में रहा करता था और वहीं रहकर जॉब किया करता था। सुमित क्योंकि छोटा भाई है और निरंजन बड़ा भाई। निरंजन भोपाल से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह में रहा करता था जहाँ पे आय के उतने साधन नहीं हुआ करते थे। लेकिन क्या करें, उसकी फैमिली में किसी एक लड़के का रहना तो ज़रूरी होता है ना, क्योंकि माँ बाप एक उम्र के बाद सारे काम नहीं कर पाते, उनकी जिम्मेदारियाँ उठाना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं ये नहीं कहता कि घर के बड़े लड़के को ही ऐसा करना चाहिए। हालांकि निरंजन घर का बड़ा लड़का था, इसलिए उसने घर की सारी जिम्मेदारियाँ उठाई भी। लेकिन कई बार यही काम छोटे बेटे भी करते हैं या बेटियाँ भी करती हैं। तो निरंजन की एक हॉबी थी। जिस तरीके से मैं आपको डरावनी कहानियाँ सुनाता हूँ ना, ऐसे ही निरंजन का भी एक यूट्यूब में चैनल हुआ करता था, हॉरर स्टोरीज का, जहाँ पे वो लोगों को डरावनी कहानियाँ सुनाया करता था। लेकिन ना, अक्सर कई बार क्या होता है कि हम अपनी एक ही तरह की लाइफ जीते जीते थक जाते हैं, बोरिंग सा महसूस करने लगते हैं। तो कभी कभी निरंजन अपने छोटे भाई सुमित से मिलने भोपाल चले जाया करता था। भोपाल जाके निरंजन और सुमित बहुत ज़्यादा घूमा फिरा करते थे, अच्छी अच्छी जगह जाके खाना खाया करते थे। मतलब क्योंकि निरंजन जिस जगह में रहता था वो जगह ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, एक तरीके से कह सकते हैं कि गांव वाला माहौल था वहाँ। तो अब गांव के माहौल में चाउमीन और मोमोज जैसी चीज़ें मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और निरंजन क्योंकि खाने का बहुत शौकीन था, इसलिए वो लगभग 2 से 3 महीने में एक बार ज़रूर अपने छोटे भाई सुमित से मिलने के बहाने भोपाल पहुंच जाया करता था और वहाँ पे दबा के अपने मनमर्जी वाली चीज़ें, जैसे मोमोज हो गया, चाउमीन हो गया, फ्राइड राइस हो गया, मंचूरियन हो गया, ये सब खाया करता था और घुमा फिरा करता था। निरंजन और सुमित दोनों का कॉलेज भोपाल से ही हुआ है, तो निरंजन और सुमित का भोपाल से एक अलग ही लगाव है, एक जुड़ाव है। होता है ना, जिस जगह से हम लोगों ने कॉलेज किया हो, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की हो, अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी मस्ती की हो, उस जगह में जाकर पुरानी यादों को ताज़ा करने का एक अलग ही मज़ा होता है। खैर, मैं तो अब काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गया निरंजन और सुमित की बातों में, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मैं भी भोपाल से ही पढ़ा हूँ, तो भोपाल और मेरा लगाव भी कुछ अलग ही है। चलिए कहानी पर आते हैं। ये कहानी लगभग आज से 6 से 7 महीने पहले की है। मतलब ये जो डरावनी घटना सुमित और निरंजन के साथ हुई, ये 6 से 7 महीने की है। सुमित का जॉब भोपाल में काफ़ी अच्छा चल रहा था और लगभग 4 महीने से वो अपने बड़े भाई निरंजन से मिला भी नहीं था। इसलिए सुमित अपने बड़े भाई निरंजन को कहता है कि भैया, बहुत समय हो गए, आपका आजकल चाउमीन और फ्राइड राइस खाने का मन नहीं कर रहा क्या? भोपाल नहीं आते? मेरी भी याद नहीं आती, कम से कम मुझसे ही मिलने आ जाते। निरंजन बोलता है कि भाई ऐसी बात नहीं है, दरअसल कुछ घर द्वार के काम है तो उन्हीं सब में बिजी था। मैं भी बहुत समय से सोच रहा हूँ कि यार मुझे भोपाल आने का बहुत मन है, लेकिन अभी क्या है, कुछ काम ऐसे हो जाते हैं ना परिवार में कि इंसान टाइम नहीं निकाल पाता। खैर, तू टेंशन मत ले, मैं 2 दिन बाद ज़रूर भोपाल आऊँगा। मैंने पापा मम्मी को एक बहाना भी बना दिया हूँ अच्छा सा। तो सुमित पूछता है कि कैसा बहाना? तो निरंजन कहता है कि
यार कुछ भी बहाना बना दूंगा, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा हूँ कि एक दिन के लिए ही सही लेकिन भोपाल आऊँगा ज़रूर। चलिए ठीक है, सुमित और निरंजन डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, तो तू जो भी बहाना मारना है घर पे बहाना लगा देना और 2 दिन बाद भोपाल आ जाना। जैसा कि इन लोगों ने प्लानिंग की होती है, निरंजन अपने घर पे बहाने बनाता है और निकल पड़ता है भोपाल के लिए 2 दिन बाद। और जैसे ही वो भोपाल पहुंचता है, भोपाल पहुंच के वो अपने छोटे भाई सुमित को कॉल करता है। सुमित का ऑफिस टाइमिंग दरअसल कुछ ऐसा था कि सुमित अक्सर ना 5-5:30 बजे तक के फ्री हो जाया करता था और फ्री होने के बाद वो अपने रूम पे जाके वही अपना खाना वाना बनाना और आराम करना या मूवी देखना मोबाइल पे टीवी पे। तो सुमित को ये तो याद था अच्छे से कि आज भैया आने वाले, लेकिन भैया कब तक आया, क्योंकि भैया का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। सुमित ऑफिस से जल्दी फ्री हो जाता है 5 बजे और सोचने लगता है कि भाई आएगा तो उसे क्या खिलाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, क्योंकि उसे भी पता था कि उसका बड़ा भाई निरंजन सिर्फ एक दिन के लिए आने वाला है। तो सुमित और निरंजन क्या करते हैं कि अच्छे से अपना प्लानिंग करके चलने वाले लोग थे। निरंजन 5:30 बजे पहुंचता है भोपाल और जैसे ही वो भोपाल पहुंचता है, भोपाल पहुंचकर वो अपने छोटे भाई सुमित को कॉल करता है। सुमित जैसे ही कॉल उठाता है और बोलता है हाँ भैया कहाँ पर हो आप। तो निरंजन बोलता है कि यार मैं तो ये फलाना जगह पे खड़ा हूँ, मतलब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का एक गेट होता है, तो उस गेट के पास निरंजन खड़ा रहता है और अपने भाई को बताते हैं कि बता कहाँ कैसा क्या आना है। सुमित बोलता है निरंजन से कि भैया तो वहीं पे रहे, मैं कार लेकर आता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुमित जॉब करता था, तो उसने अपने पैसे बचा के एक सेकेंड हैंड कार खरीद ली थी जिसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। हाँ भाई साहब, सेकेंड हैंड गाड़ियाँ भी अच्छी कंडीशंस में मिलने लग गई हैं आजकल, और सेकेंड हैंड गाड़ियों को बेचने के लिए तो एक से एक कंपनियाँ भी खड़ी हो गई आजकल। खैर इन लोगों का एडवर्टाइज मैं क्यों करूँ, मुझे ये लोग पैसे नहीं दे रहे। चलिए आते हैं अपनी कहानी पर। सुमित निरंजन से बात करता है और बोलता है कि भैया तो वहीं खड़े रहे, मैं आ रहा हूँ। निरंजन अपने भाई का वेट कर रहा होता है, तभी इसे अपने एक दोस्त बिट्टू को कॉल आता है। बिट्टू पूछता है निरंजन से कि भाई मैंने सुना कि तू आने वाला है। तो निरंजन बोलता है तुझे कैसे पता। बोले तेरे छोटे भाई ने बताया। तो निरंजन बोलता है कि हाँ भाई एक ही दिन के लिए आया हूँ और अभी यहाँ पे खड़ा हूँ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के पास, तो सुमित आ रहा है मुझे लेने। बिट्टू भी खुश हो जाता है। बिट्टू बोलता है चल ठीक है, एक काम कर, तू और सुमित के कमरे पे फ्लैट में पहुँचो और मैं भी ऑफिस से फ्री होकर वहीं पर आता हूँ। अब ये सुमित अपने भाई को जहाँ से वो उठाने वाला था उस जगह से उठाता है और पहले तो चलता है अपने फ्लैट पे जाके ये लोग अपना वही फ्रेश होके तैयार वैयार होते हैं और सुमित बोलता है बता क्या करना है। तो निरंजन बोलता मुझे क्या पता, बिट्टू को अभी कॉल आया था, बिट्टू भी आने वाला है क्या। तो सुमित बोलता है हाँ बिट्टू भैया भी आने वाले हैं, तो वो निकल चुके हैं अपने ऑफिस से। जब तू फ्रेश होने गया था उनका कॉल आ गया था मेरे पास। और ये सुमित और निरंजन एक दूसरे से जब बात कर ही रहे होते हैं तभी इनकी डोर बेल बजती है और जाकर देखते हैं सुमित जी, तो पाते हैं कि बिट्टू जी आ चुके हैं। अब बिट्टू, सुमित और निरंजन ये डिसाइड करते हैं मिलकर पार्टी करने का, क्योंकि सुमित, निरंजन, बिट्टू अक्सर जब भी मिला करते थे तो पार्टी वार्टी किया करते थे। और वैसे भी घर परिवार में रहते हुए और काम धाम में सब इतना बिजी हो जाते हैं कि कॉलेज की यादें ताज़ा करने के लिए कभी पार्टी वार्टी करने का वक्त ही कहाँ मिलता है किसी को। तो ये जब भी मिला करते थे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की पार्टी करते थे। अब बिट्टू को पता था कि निरंजन को खाने का बहुत शौक है, तो बिट्टू बोलता है चले पहले तेरे लिए खाने की चीज़ें पैक करवा लेते हैं, उसके बाद अपन थोड़ी थोड़ी ड्रिंक्स भी ले लेंगे और फिर यहीं रूम पे बैठ के बढ़िया से पार्टी करेंगे। क्योंकि ये लोग बाहर जाके पार्टी वार्टी करना पसंद नहीं करते थे, इसलिए अपने फ्लैट में ही अक्सर पार्टी किया करते थे। सुमित, निरंजन और बिट्टू निकल जाते हैं मार्केट में और वही सब
चाउमीन, फ्राइड राइस, मंचूरियन, मोमोज़ ये सब खरीद के लाते हैं। और जब छोटा वाला भाई सुमित निरंजन से पूछता है कि भैया सब तो ले लिया, अब तू बता खाने में क्या खाएगा। तो निरंजन बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं खाना, अब मेरा इसी सब से पेट भर जाएगा, और तुम लोग कितना खाते हो भाई, ये सब में तो पेट भर ही जाएगा, क्यों बनाना फालतू में। तो बिट्टू और सुमित बोलते हैं कि बात तो तेरी सही है भैया, लेकिन मैंने सोचा कि तेरा और भी कुछ मन होगा तो बना दूंगा। निरंजन बोलता है ऐसे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चलो रूम चलते हैं। ये लोग अपना जो भी खाने का सामान है सब पैक करा के ड्रिंक्स लेकर पहुंचते हैं रूम पर, और रूम पे पहुंच के इधर उधर की बातें इनकी चालू हो जाती है। अब बातें करते करते बिट्टू और सुमित पूछते हैं कि तेरा हॉरर स्टोरी सुनाने वाला चैनल कैसा चल रहा है। तो निरंजन बोलता है बढ़िया है, ठीक ठाक है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है फैमिली वालों से, अपने सब्सक्राइबर्स से, तो बस चलते रहता है यार। तो बिट्टू बोलता है कि कुछ अर्निंग वर्निंग स्टार्ट हुई है यूट्यूब से, या फिर ऐसे ही तू लोगों को कहानियाँ फोकट में सुनाया जा रहा है। तो निरंजन बोलता है कि नहीं यार, ये मेरी हॉबी है, ये मेरा शौक़ है, इससे मुझे पैसे मिले चाहे ना मिले, लेकिन मैं काम तो करूँगा। हाँ, अगर जिस जगह में मैं रहता हूँ, छोटी सी जगह में, अगर मुझे कमाई होने लग जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि वहाँ पे आय का कोई दूसरा साधन नहीं है। लेकिन जब तक कि मेरा चैनल ग्रो नहीं होता है, मुझे सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि जब लोगों को आपका काम पसंद आता है ना, तो भी एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। हर चीज़ को पैसों से जोड़ना गलत बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि पैसों की भी एक अलग ही अहमियत होती है जीवन में। ज़रूरी नहीं कि आपको कार, महंगे महंगे शौक़ पूरे करने के लिए ही पैसों की ज़रूरत हो। कई बार लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी चाहते हैं कि यार थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं से कमाई हो जाए। निरंजन के मन में भी ये बात थी। अब क्या होता है, ये लोग क्योंकि ड्रिंक कर रहे थे, तो ड्रिंक करते करते छोटा वाला भाई सुमित बोलते हैं कि भैया यार तू इतना मेहनत करता है, स्टोरीज बनाता है, तूने कभी किसी हॉरर लोकेशन में जाके कुछ एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। तो निरंजन बोलता है नहीं यार, मैं ये सब जगह पे जाना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता वैसे तो, और फिर कहाँ जाऊँगा मैं, बताना। तभी बिट्टू बोलता है यार यहाँ पे पास में रायसेन का किला है, और मैंने सुना है कि वहाँ पे लोग रात में काली शक्तियों की पूजा करते हैं, और वहाँ पे इतने युद्ध हुए हैं कि वहाँ पे ढेर सारे भूत प्रेत तो के बारे में सुना जाता है कि यहाँ पे बहुत कई आत्माएं घूमते रहती हैं। निरंजन बोलता है हाँ सुना तो मैंने भी है, लेकिन अब वहाँ पे इतनी रात में जाना तो अच्छा नहीं होगा ना आइडिया। अब क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शराब जो चीज़ है वो बहुत बेकार चीज़ होती है। शराब पीने के बाद इंसान वो सब करता है जो उसे जीवन में नहीं करना चाहिए। जो इंसान सोचता नहीं है कई बार वो भी कर जाता है। इसलिए मेरा तो कहना ये है कि भैया खाने का जितना शौक रखना है रखो, जो भी खाना खाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि आज निरंजन, सुमित और बिट्टू इस चीज़ से दूर रहते तो इनके साथ ये घटना नहीं होती। चलिए अब क्योंकि निरंजन बताता है सुमित को और बिट्टू को कि नहीं यार मेरे पास ऐसा टाइम भी नहीं है और मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं, तो सुमित बोलता है कि यार भैया चल रायसेन के किले चलते हैं। रात के 12 बज रहे थे जब सुमित बिट्टू दोनों के दोनों पीछे पड़ जाते हैं निरंजन के कि नहीं यार चलते हैं यार प्लीज़। और तू क्यों डर रहा है, तू तो हॉरर स्टोरी टेलर है, तेरे को किस बात का डर। लेकिन निरंजन डर नहीं रहा था। निरंजन को ये पता था कि इन सब चीज़ों से दूर जितना रहे इंसान की लाइफ, उसका जीवन उतना ही अच्छा रहता है। इसी एक डर के कारण निरंजन कह रहा था कि नहीं यार मुझे नहीं जाना, तुम लोग भी मत जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं, किसी को छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन निरंजन के लाख समझाने के बावजूद भी सुमित और बिट्टू नहीं माने, और देर सवेर निरंजन जब मान गया तो ये 12:30 बजे रात के अपने फ्लैट से निकल पड़ते हैं रायसेन किले की तरफ। लगभग 1:30 से 1:45 बजे रात के ये पहुंचते हैं रायसेन के किले। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रायसेन का किला कितना खतरनाक है। मतलब दिन में आपने सुना होगा ना कि जंगल, नदियाँ, झरने दिन में कितने खूबसूरत होते हैं, लेकिन अक्सर वही जंगल, झरने, नदियाँ रात में बहुत ही ज़्यादा सुनसान और डरावनी से महसूस होते हैं। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं तो कभी जाकर देखना। खैर मैं किसी को वो नहीं चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ
जो जगह दिन में जितनी खूबसूरत दिखाई देती है, रात होने पर वो जगह उतनी ही भयानक और डरावनी सी प्रतीत होती है। ये लोग जैसे ही पहुंचते हैं तो उस समय वहां पे काफी ज्यादा ठंडक थी। रात के 2 बजे जब पहाड़ी पर ये अपनी कार चलाता है, मतलब रोड बनी हुई है वहां पे, तो कार से ये रायसेन के किले के गेट तक पहुंचते हैं और गेट पे पहुंच के अपनी कार बंद कर देते हैं। कार से निरंजन, सुमित और बिट्टू रायसेन के किले की मुख्य द्वार की तरफ देख रहे थे और वो द्वार किसी नर्क के दरवाजे की तरह दिखाई दे रहा था। अगर आप लोगों ने रायसेन का किला नहीं देखा तो YouTube में काफी ऐसे चैनल हैं जो आपको उस किले के पूरे दर्शन करवा देगी, पूरे के पूरे दर्शन होंगे। लेकिन हाँ, ये भी दिन में जितना सुंदर दिखता है ना, रात में उतना ही ज्यादा डरावना सा दिखाई देता है। खैर, जब बिट्टू, सुमित और निरंजन कार से इस किले के दरवाजे को देख रहे थे, तभी बिट्टू बोलता है कि यार मुझे तो डर लग रहा है, मैं नहीं जा रहा, तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो निरंजन बोलता है कि यार देखो, तुम दोनों के चक्कर में तो मैं आ रहा हूँ, तू ही बोल रहा है बिट्टू की नहीं जा रहा। नहीं यार भाई, बहुत डरावना सा दिख रहा है। तो सुमित, क्योंकि ड्रिंक किए हुए में थे, तो सुमित जी बोलते चल ठीक है, तू कार पे रुक, मैं और भैया घूम कर आते हैं अंदर से। निरंजन बोलता है कि सुमित थोड़ा ध्यान से, है ना, अपने को शांति से चलना पड़ेगा, यहाँ पे पुलिस कभी भी आ जाती है, और क्योंकि रात का समय है तो ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। कई बार ऐसी जगहों पर इंसान के साथ लूट भी हो जाती है। लूट मतलब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो लोगों को अकेले में देखकर उन पर चाकू लगाकर उनसे उनका सामान, उनका पैसा, मोबाइल, ये सब लूट लिया करते हैं। उन लोगों की बात कर रहा हूँ। सुमित और निरंजन निकल पड़ते हैं धीरे धीरे उस गेट की तरफ। जैसे जैसे ये लोग उस गेट के नजदीक आते जा रहे थे, डर का आलम बढ़ता चला जा रहा था। निरंजन, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वो डरता नहीं था, वो हर शक्ति का सम्मान करता था। और सुमित, जिसे कि ज्यादा हो गई थी ड्रिंक, वो यही कह रहा था कि यार भाई तू डरा मत कर यार, काय को डरने का, कुछ होता थोड़ी ना है। पहले हुआ करता था, भूत प्रेत आत्माओं से ज्यादा डरने का नहीं मेरे भाई, चल आजा। निरंजन बार बार सुमित को समझा रहा था कि भाई तुझे ज्यादा हो गई है, तेरे को घूमना है तो शांति से घूम, लेकिन ऐसा कुछ मत बोल जिससे किसी भी शक्ति को बुरा लगे। लेकिन क्योंकि सुमित भाई साहब को ज्यादा हो गई थी, इसलिए वो अपने बड़बड़ में लगे हुए थे। अब निरंजन जहाँ पे अपने टॉर्च, अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट से कुछ जगहों को पास में जाके देख रहा था, धीरे 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 उन जगहों को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। निरंजन को इस तरीके से धीरे धीरे सब करते हुए देख सुमित को ऐसा लगता है कि उसका बड़ा भाई डर रहा है। सुमित जाता है और बोलता है अपने भाई से कि अभी क्या डरते रहते यार भाई, क्या है, इधर आगे देखना, बिंदास देखना यार भाई, कुछ नहीं होता। निरंजन उससे बोल रहा है कि भाई मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं बस महसूस कर रहा हूँ इस किले को। निरंजन को पुराने किलों के बारे में जानने का बहुत शौक था। उसे इतिहास में बहुत ज़्यादा रुचि थी। उसे अक्सर उसके दिमाग में ये चलते रहता कि पुराने समय में कैसा लगता होगा, राजाओं महाराजाओं को, लोग कैसे रहते होंगे। आप लोगों को भी कई बार इन सब चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी होती होगी ना कि यार अभी तो सब हाईटेक हो गया है, लेकिन पुराने समय में किलों में लोग कैसे रहा करते होंगे, कहाँ सोते होंगे, किस तरीके से उनका खान पान सब चलता होगा, है ना। तो इन सब चीज़ों में निरंजन को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो इन सब चीज़ों को महसूस कर रहा था वहाँ पे। लेकिन वहीं इसके भाई सुमित को ऐसा लगता है कि शायद इसका बड़ा भाई निरंजन डर रहा है, और उसी चक्कर में आके सुमित कई बार बेवकूफ़ियाँ करता है। बेवकूफ़ियाँ मतलब ऐसी बेवकूफ़ियाँ कि मैं क्या बताऊँ। वो अक्सर सुमित यही कहता था, अबे कोई भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होता, काय को डरता है, चुपचाप चल, मस्त घूमते भाई, ऐसा वैसा। लेकिन ना, जब ये लोग घूमते घूमते लगभग 1-1.5 किलोमीटर अंदर चले जाते, मतलब वो किले की मेन गेट से अंदर घुस के वहाँ के जो मेन जो महल होता है ना, वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए थे। ये बहुत बड़ा किला है, तो लगभग 500 या 800 मीटर ये लोग उस किले की तरफ बढ़ रहे होंगे।
वहाँ पे चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे घनी झाड़ियाँ उग चुकी थी। हाँ, लेकिन रास्ता जो था वो सीधा साफ दिख रहा था। तभी चलते चलते इन्हें अपने आसपास से कुछ अजीबोगरीब तरीके की आवाज़ आती। पहले तो सुमित बहुत ज़्यादा बड़बड़ बड़बड़ कर रहा था, लेकिन ये जो आवाज़ थी ना, अजीबोगरीब टाइप की, थोड़ा फंबल होता है ना, नेगलेक्ट करना। तो इन आवाज़ों से जो आवाज़ आ रही थी सुमित को सबसे पहले सुनाई देती है। सुमित को ऐसा लगता है कि उसका भाई निरंजन इसे डराने की कोशिश कर रहा है। तो सुमित बोलता है आगे चलते चलते कि भाई मेरे को डराने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं भाई इन सब चीज़ों से नहीं डरता। लेकिन जब सुमित पीछे पलट कर देखता है तो उसका भाई निरंजन बहुत दूर खड़ा होता है। क्योंकि रात का समय था, अंधेरा बहुत ज़्यादा था, तो सुमित अपने भाई निरंजन के मोबाइल में जो फ्लैश लाइट जल रहा था उससे पहचान जाता है कि यार निरंजन तो इतनी दूर खड़ा है और आवाज़ मुझे आसपास से आ रही है। इस तरीके से कोई सुमित को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हर थोड़ी देर में उससे इस तरीके की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई सुमित का ध्यान खींचना चाहता। सुमित अपने चारों तरफ ऐसा झांक झांक के देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये आवाज़ है किस चीज़ की। तभी उससे आवाज़ आती है। तभी इस आवाज़ से सुमित डर जाता है और वहाँ से दौड़ते 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 आता अपने भाई के पास। अपने भाई को बोलते कि भाई यहाँ पे मुझे लगता है कोई जानवर है, मुझे बहुत बुरी आवाज़ तरीके से किसी गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी, तुझे सुनाई दी? निरंजन बोलता है पागल हो गया क्या, यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है, एक पिन भी गिरेगी ना उसकी भी आवाज़ सुनाई देगी मुझे, और तू एक ही अलग ही है। कहाँ सुनाई दी तुझे आवाज़? सुमित बताता है कि वो वहाँ पे। हाँ अच्छा। निरंजन बोलता है चल ठीक है देखते हैं। सुमित बोलता है नहीं भाई उधर नहीं जाते, कोई जानवर हुआ तो। अबे अभी तो तू मुझे बोल रहा था कि मैं डरता नहीं हूँ ये और वो, अभी भाई भूत प्रेत से मैं नहीं डरता, लेकिन कोई जंगली जानवर हुआ तो फिर क्या करेंगे? निरंजन बोलता कोई जंगली जानवर नहीं है, चल चुपचाप अब थोड़ा यहाँ तक आए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जाते हैं ये लोग उसी तरफ जहाँ से सुमित को आवाज़ आई थी। पहुँचते हैं और पहुँचते पहुँचते इन्हें समझ में आता है कि कोई इन्हें अपनी तरफ बुलाना चाह रहा है, उन्हीं आवाज़ों के सहारे। इधर आ, इधर आओ ना। पहले तो ये खाली आवाज आ रही थी, लेकिन अब कोई इन्हें पुकार रहा था और ये आवाज निरंजन और सुमित दोनों ने सुनी थी। होना क्या था, सुमित बहुत ज्यादा डर चुका था। निरंजन सुमित से कहता है कि भागने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप पैदल पैदल अब वापस कार की तरफ चलते हैं। सुमित इतना ज़्यादा डर चुका था कि निरंजन ने सुमित का हाथ पकड़ा और धीरे 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 ये लोग उस महल के गेट तक फिर से पहुंच गए। गेट तक जैसे ही पहुंचे सुमित बोला कि भाग भाई। सुमित ये बोलकर दौड़ने वाला था, लेकिन निरंजन ने बोला कि नहीं भागना नहीं, कभी डरना नहीं, अपने भगवान का नाम ले और सुकून से शांति से चल। सुमित चलता गया। तभी निरंजन बोलता है कि सुमित तू जाके कार में बैठ, मैं आ रहा हूँ। सुमित बोलता है भाई तू पागल हो गया क्या, यहाँ पे अकेले क्या करेगा? सच्ची में यार मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आत्मा वाला है। निरंजन बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन तू जा कार में बैठ, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। सुमित बोलता है ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे को कॉल कर देना, आवाज़ लगा देना। ठीक है, क्योंकि कार यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी। सुमित पहुँच जाता है। निरंजन वहाँ पे बैठ के उस महल को, उसकी बाउंड्रीज जो पुराने ज़माने की बनी हुई थी, उन सब चीज़ों को महसूस करता है कि कैसे पुराने राजा महाराजा आया करते थे, कैसे क्या क्या होता होगा। खैर क्योंकि रात का समय था, कभी भी पुलिस वाले आ जाते या फिर कोई लूटपाट करने वाले आ जाते, इसलिए निरंजन भी वहाँ से उठता है और जय श्री राम बोल के निकल पड़ता है कार की तरफ। कार में जैसे बैठते हैं तो बिट्टू वहाँ पे अलग ही डरा हुआ बैठा रहता है। सुमित बोलता है कि तुझे क्या हुआ? निरंजन भी तब तक पहुँच जाता है। निरंजन बोलता है कि क्या हो गया भाई? बिट्टू बोलता है भाई यहाँ से चलते हैं।
ठीक है, पर हुआ क्या ये तो बता। बिट्टू बोलता है गाड़ी निकाल यार यहाँ से, कहीं चाय पीते हैं, उसके बाद ही मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगा, तू चल पहले यहाँ से चल। सुमित बोलता है चल ठीक है। ये लोग वहाँ से अपनी कार निकालते हैं और एक चाय की दुकान पे, मतलब चाय के रात में तो तुमको पता है क्या खुला रहेगा ढाबे में पहुँच के ये लोग चाय पीते हैं। चाय पीते पीते बिट्टू बताता है कि उसे उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड वहाँ पे दिखाई दी। ये सुनकर सुमित और निरंजन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। कहते हैं कि बिट्टू भाई अगर ये कोई मजाक है तो बहुत ही घटिया और वाहियात मजाक है। बिट्टू बोलता है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड मेरा सच्चा प्यार थी, उसको लेके मैं कभी मजाक नहीं करता और ये बात तुम लोग भी जानते हो। सुमित और निरंजन भी बताते कि हमें भी वहाँ कुछ अजीबोगरीब टाइप की आवाज़ें आ रही थी, कोई हमें पुकार रहा था, कोई बुला रहा था, और सुमित को तो किसी जानवर के गुर्राने की भी आवाज़ आई थी। अब ये सब बातें सुन के तो बिट्टू, सुमित और निरंजन डिसाइड करते हैं कि अब से कभी भी ऐसी लोकेशन में घूमने आएंगे तो याद से दिन में आएंगे और रात में कभी भी ये सब करने की कोशिश नहीं करेंगे। वहाँ से बिट्टू, सुमित और निरंजन अपने रूम पर आते हैं लगभग रात के 3:30-4 बजे, नहीं हाँ 4 साढ़े 4 बजे। और जैसे ये लोग अपने फ्लैट में आते हैं तीनों सो जाते हैं। सुबह उठते हैं और अपना नाश्ता पानी करते हैं। दूसरे दिन निरंजन को जाना था अपने घर, सुमित को और बिट्टू की तो छुट्टी थी, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर रुकेंगे और फिर शाम को अपने अपने रूम चल जाएंगे। सुमित और बिट्टू निरंजन को बस में बैठा देते हैं और अपने अपने रूम पर आ जाते हैं। रात में निरंजन तो अपने घर पे जाके नहा धो के हनुमान चालीसा पढ़ के आराम से सो जाता है, लेकिन जब दूसरे दिन उठता है तो उसके भाई के लगभग 15 से 20 मिस्ड कॉल रात के 2 बजे से लेके 4 बजे तक के थे। ये देखकर निरंजन घबरा जाता है और तुरंत अपने भाई को कॉल करता है। वो लगातार सुमित को कॉल कर रहा होता है कि लगभग 10 बार कॉल करने के बावजूद भी उसका छोटा भाई सुमित कॉल नहीं उठाता। और 11वीं बार जब वो कॉल करता है तो उसका भाई फ़ोन उठाता है। सुमित से निरंजन पूछता है कि क्या हो गया था रात में, तेरे इतने सारे मिस्ड कॉल थे, तू ठीक तो है ना भाई? तो सुमित बताता है कि भाई रात में सामने का दरवाज़ा कोई खटखटा रहा था मेरे फ्लैट का। मैंने लगभग 2 से 3 बार जाके देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर घर के अंदर से वॉशिंग मशीन वाले कमरे का दरवाज़ा कोई खटखटा रहा था। मैंने वहाँ पर भी चेक किया, कोई नहीं। मैं जब नींद में जा रहा था तब तक कोई ना कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। और जब ऐसा 1 2 3 बार हुआ तब तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन जब वॉशिंग मशीन वाला कमरा और पीछे का गेट और सामने का गेट, तीनों गेट किसी ने साथ में खटखटाए ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, इसलिए मैंने तुझे कॉल किया था, पर तूने कॉल ही नहीं उठाया मेरा। निरंजन बोलते हैं कि यार मैं पापा मम्मी के कमरे में ही सोता हूँ तो मोबाइल साइलेंट करके सो जाता हूँ। अब तो तू ठीक है ना सुमित? हाँ भाई अभी तो ठीक हूँ, लेकिन भाई मुझे डर लग रहा है यार। अब कल रात में मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया वहाँ पे। निरंजन कहता है सुमित से कि मैं तुझे समझा रहा था कि ऐसी शक्तियों को चुनौतियाँ नहीं दी जाती, वरना ये लोग अपना असली रूप दिखा देते हैं। कहाँ रायसेन का किला और कहाँ तेरा फ्लैट, आ गई ना वहाँ तक भी उस शक्तियाँ। सुमित बोलता है भाई अब मैं क्या करूँ? निरंजन सुमित से कहता है कि उठ, नहा धो के पहले अपना पूरे कमरे की, फ्लैट की साफ सफाई कर, नहा धो के बढ़िया से हनुमान चालीसा का पाठ कर, बजरंग बाण का पाठ कर। और पाठ करते हैं तो पाठ करते वक्त वहाँ पे शुद्ध गंगा जल रखना, या जो भी तेरा पीने का पानी हो जो शुद्ध हो, उसे पाठ करते समय अपने हनुमान जी के पास सामने रखना और पाठ करना। और पाठ करने के बाद थोड़ा सा जल खुद भी ग्रहण करना और थोड़ा थोड़ा जल अपने घर की हर तरफ छिड़क देना। और बढ़िया से कर्पूर से आरती करना और हनुमान जी के सामने उनके पैर पड़ के, माथा झुका के पैर पड़ के उनसे प्रार्थना करना। और इन सब के बावजूद उन शक्तियों से भी ये कहना कि अगर मुझसे भूल चूक से कोई गलती से मैंने अगर आपका अपमान किया हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करें, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा।
ठीक है? और बस उसके बाद मंदिर चले जाना और निश्चिंत हो जाना, बजरंगबली कृपा करेंगे। सुमित अपने बड़े भाई निरंजन के बताए अनुसार सारे काम करता है और उसके बाद सुमित को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। उसके मन से डर कहीं दूर चले जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इधर बिट्टू के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती और निरंजन जो कि इन सब चीज़ों का सम्मान करता था, उसके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। खैर दोस्तों, तो ये एक छोटा सा एनकाउंटर था एक ऐसे इंसान का भूत प्रेत आत्माओं से जिसने खाली अपनी जुबान का गलत उपयोग किया, मतलब उन्हें चुनौती दी, उनका अपमान किया कि कहाँ होते हैं भूत प्रेत, मैं नहीं मानता। उन्होंने कुछ गलत प्रभाव से सुमित पर कुछ अटैक वटैक नहीं किया, उन्होंने अपने खाली होने का एहसास कराया और जिससे सुमित के होश उड़ गए। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो अपने इस चैनल को, अपने भाई को अमन शुक्ला को, हमारा चैनल हॉरर सर्कमस्टांसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी कैसी लगी। नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ज़रूरी है क्योंकि उसी से मेरी आगे आने वाली कहानियों की जानकारी आप तक पहुंचेगी। अब मिलेंगे हम अपनी अगली कहानी पर, जिसको मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और अक्सर लाता रहता हूं डरावनी कहानियां। धन्यवाद।